नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। देव इंडिया लाइव में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं मास्टर धनीराम जी के पास। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? देव जी हाँ जी। और तबीयत ठीक है अपने सर आपकी? डॉक्टर राम प्रकाश जी। तबीयत ठीक है सर आपकी? तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है आपका और डॉक्टर राम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के विचार सुनने के लिए मेरे मन में जो है आपने जो मुझे सम्मान दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अपनी आयु और एक पूरा परिचय आप दे दीजिए। मेरा समाज में भगवान की कृपा से जीवन ही समाज में रहा है और क्या टीचर्स में, क्या समाज में, क्या पंचायत में, कई बार तो आरक्षण के बारे में भी मेरे को। हाँ मास्टर जी, हम इसलिए आए हैं, आजकल मतलब इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आरक्षण की बहुत बातें चल रही हैं आजकल। हाँ, आपने ठीक कहा है क्योंकि आज वातावरण गर्मा गया है, चुनाव सिर पर है, लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण अगर नहीं होता तो मैं ये समझता हूं जो सन 1937 में डॉक्टर अंबेडकर और चौधरी छोटूराम ने आरक्षण लागू करवाया था, उसको कंटिन्यू करने में डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान रहा है वो इस समाज को उठाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि 1931 में सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब महात्मा गांधी ने वहां आजादी की बात करी तो अंबेडकर ने कहा था कि हमें आजादी चाहिए लेकिन हमें अपने भाइयों से भी आजादी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। अंबेडकर बहुत विद्वान था, गरीबों का हितैषी था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि उसको तरजीह देने में किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिखाया, किसी भी सरकार ने। 1947 में देश आजाद हुआ। अगर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर रिजर्वेशन नहीं करवाता सो कॉल्ड रीजनों की, तो ये देश जो है इन गरीबों को उठने नहीं देता। ये रिजर्वेशन का ही कारण है। लेकिन मास्टर जी, ये जो अपने अंबेडकर और सर छोटूराम जी थे, ये तो दोनों आपने बहुत अच्छे दोस्त बताए गए, ये भी बात नहीं किसी को बताई गई। अंबेडकर वास्तविक रूप से वर्किंग क्लास का एक मसीहा था, विद्वान था, 14 भाषाएं जानता था। छोटूराम को मिला, छोटूराम ने सरकार में आकर के वो काम करके दिखाए, लेकिन ये सौभाग्य डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र में नहीं मिला। अगर वो मिलता तो वो। मास्टर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ, थे या नहीं थे? ये बहुत अच्छे विचारधारा के हिसाब से दोनों एक थे। ये दोनों एक थे, लेकिन अपने समाज में ये बात नहीं आई कहीं भी कि ये अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आजादी के दिनों में जो अंग्रेजों ने आजादी दी, अंग्रेजों ने जो आजादी दी उसी पैटर्न पर ये सरकार चलती रही। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखवाया था उसमें वर्किंग क्लास जो डिजर्व करती थी, चौधरी छोटूराम ने लगाई थी, उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि उसकी हिमायत करने के लिए, उसको परसू करने के लिए, इस विचार को परसू करने के लिए पार्लियामेंट में या संविधान सभा में कोई ऐसा मजबूत आदमी नहीं था जो वर्किंग क्लास किसान के लिए भी कुछ, जो किसान के साथ, खेती करने वालों के साथ और खेती मजदूर के साथ जो काम करता
अब उनको अभी कोई हिमायत करता। डॉक्टर केलकर ने 1955 में नेहरू जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के काल में डॉक्टर केलकर ने ओबीसी का किसान और किसान से संबंधित जो खेत मजदूर थे उनका आरक्षण दिया, लेकिन वो 1 साल चलने के बाद उस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। लेकिन ये आजकल वो मुद्दा वही बहुत वो आजकल चल रहा है। 2024 का इलेक्शन है ये, आज आज जो भी यही इलेक्शन मुद्दा उठा हुआ है। आज जो इलेक्शन चल रहा है उस इलेक्शन में जो संविधान में लिखा हुआ था, जबकि हम पंचायतों में जाते हैं और पंचायतों में हमारा जितना 36 बिरादरी का प्रेम है, उस बिरादरी के प्रेम को तोड़ने के लिए आज के वातावरण का कोई योगदान नहीं है, बल्कि वो उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। 36 बिरादरी को एक रखना। अब आरक्षण, हरियाणा में आरक्षण हुआ। चौधरी अजीत सिंह ने जो मंडल आयोग चौधरी चरण सिंह ने 78 में बनवाया था, किसान और किसान के साथ जो मजदूरी करता था, खेत मजदूर था, उनको उठाने के लिए जो उसने काम किया था, उसको उस समय की गवर्नमेंट ने। मास्टर जी एक छोटा सा सवाल मेरा ले लिया आप। आजकल की जो है 2024 का इलेक्शन है और अपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उदित राज जी, वो कैंडिडेट बन के आए हैं। अच्छा। और बीजेपी के आए हैं चंदौलिया जी, योगेंद्र चंदौलिया जी। तो ये जो आरक्षण का मामला है, इसमें एक रिट लगी थी, उसको मतलब कह रहे हैं कि ये मतलब उदित राज ने लगाई थी। इसके बारे में जानना चाह रहे थे हम। बात ये है, एक दो है, साच कहूं तो मारी है, झूठ जगपति आए। ये जग काली कुकरी छोड़े तो खाए। ये 100 का 200% झूठ पर आधारित है। इसमें उदित राज का कोई भी हाथ नहीं है। अच्छा, फिर कोई खिलाफत नहीं है इसकी। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? नहीं, देखो वो अभी गुरुजी के सानिध्य में जब ये 2014 में जो किसानी करने वाली जातियां हैं, जिसमें जाट है, यादव है, गुर्जर, दूसरी जातियों को ओबीसी का 27% में लाभ है, या तो उनका भी हटा दिया जाए। वो खेती करते हैं तो वो भी सामान्य जाति में आ जाएंगे। हम तो सामान्य जाति में हैं ही। तो केवल दिल्ली में, राज्य में, कुछ राज्य में, दिल्ली और राजस्थान में, कुछ में राज्य में पिछड़ा है और केंद्र में अगड़ा कैसे हो गया? तो ये जब 14 में आयोग गठित हुआ था, मास्टर धनीराम जी जो कि बावनी के प्रधान भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी ये पुस्तिका भी समाज के हित में, चौधरी चरण सिंह जी इनके रिश्तेदार हैं सीधा सीधा। तो ये इन्होंने पुराने समय पर 95 ईयर की एज है, तो इनके सानिध्य में जब जाट आरक्षण की बात आई थी तो ये ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। तो इसमें हम दोनों ही आयोग में अपना सबमिशन दिया था, क्योंकि उनको अभी देखने में थोड़ा लाइट भी गई हुई है। और ये भी गुरुजी की मैं थोड़ी मदद कर रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जो रिट की जहां बात कर रहे हैं मैं किस राजनीतिक पार्टी में हूं, किसको वोट दूंगा, गुरुजी किस राजनीतिक पार्टी में किसको वोट देंगे, सेकेंडरी इशू है। राजनीति देश का संचालन नहीं करेगी, समाज देश का संचालन करेगा। और जिस देश का सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका तंत्र सामाजिक कार्यकर्ताओं का सर्वोच्च ऊंचा होगा, तो राजनीति। डॉक्टर साहब हमारा एक ही सीधा साधा सवाल ये था, उसका अनुसरण करेगी। लेकिन अगर कोई अब राजनीतिक पार्टियों का जो देश अनुसरण करेगा तो समाज गड्ढे में जाने का कार्य करेगा। तो डॉक्टर साहब हमारा सीधा सा ये सवाल था कि मतलब ये जो आपने कैंडिडेट आए हैं उदित राज जी, ये क्या जाट विरोधी हैं? देखो, हम किसी कैंडिडेट का या किसी का स्पष्टीकरण के लिए नहीं है, हम तो पंचायती आदमी है। गुरुजी के सानिध्य में ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट जो डली थी, जो जाट को आरक्षण मिला था, तो ये रिट ये सुप्रीम कोर्ट की, इसमें लिखा है राम सिंह और अदर्स। तो इसमें
किसी जो भी, मैं राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो आपका काम है, लेकिन इसमें राम सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो गुर्जर समाज से थे और एक गुप्ता समाज से थे, कुछ उन्होंने ये जो डाली थी, राम सिंह ने डाली थी। हाँ, राम सिंह ने रिट डाली थी। हम किसी के स्पष्टीकरण के लिए नहीं, हाँ, हम पंचायती आदमी, हमने लड़ाई लड़ी और जो सच्चाई है वो पूछने के लिए आयोग में हम गठित हुए। जो आयोग के सदस्य थे, जो चेयरमैन थे, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया अध्यक्ष थे, डॉक्टर शकील उल जमील अंसारी ये सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, उसके ये सदस्य थे। श्री एस के खाकेरियान ये भी सदस्य थे, श्री एस के सैनी ये भी सदस्य थे, श्री ए के गंगोत्रा ये भी सदस्य थे। तो ये 5 जजों का और जो ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का जो कार्यालय था, ये तो भी इसमें पेपर में भी दिया था। तो इसमें 2 दिन यानी कि फरवरी 14 में 10 और 11 फरवरी को हमारा जाट ने अपना पक्ष, 9 राज्य थे, अपना पक्ष रखा। लास्ट में मास्टर जी आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, जहाँ तक जाट का संबंध है, आरक्षण के मामले में किसी को जो भी आरक्षण मिला, कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी जहाँ जाटों ने किसी का विरोध किया हो। अगर सरकार देती है तो अच्छा है, और जनता को उठाने का सरकार का फर्ज भी होता है। तो जाटों ने कभी ये गलती नहीं करी कि उन्होंने किसी का विरोध किया हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि जब जाटों ने अपने हक की बात करी कि हमें भी मिलना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि किसान और किसान के साथ जो खेती करने वाले मजदूर थे उनको भी आरक्षण मिले। तो ये मांग चौधरी चरण सिंह ने पास करवाई थी और चौधरी अजीत सिंह ने 3/4/14 को यहाँ पर 9 स्टेटों में लागू करवाया था। उसमें किसी का विरोध नहीं किया। जाटों ने अपना हक मांगा था और अपने हक में उस वक्त भी चुनाव का दौर था। सरकार कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस सरकार के हाथ में थी तो चौधरी अजीत सिंह ने समझा कि भाई ये देश के हैं, अपोजिशन तो नहीं दे सकती। तो इसलिए चौधरी अजीत सिंह ने उनसे पास करवा के और 1 साल तक 15/4/14 को 3/4/14 को आरक्षण मिला। 15/4/14 को आरक्षण 1 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद 1 साल में उसी दिन से, जिस दिन से वो आरक्षण लागू हुआ था, उसी दिन से कैंसिल कर दिया। इससे जाटों में बड़ा रोष पैदा हुआ और उसका ही कारण था कि हरियाणा में इतने आरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया उसमें लोगों को गोलियों से भूना। लेकिन फिर भी जाटों ने, जबकि 35 की जात बात करी थी, 35 सांप्रदायिकता की बात करी थी, लेकिन जाटों ने 35 का नहीं 36 बिरादरी को साथ रखा। उसका कारण रोहतक, भिवानी, सोनीपत, जहां पुलिस और फौज थी वहां तो झगड़े हुए और जहां गांवों में इनका जाटों का प्रभाव था, एक पत्ता तक भी नहीं हिला। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जाटों ने किसी का विरोध किया हो। जाट तो सबको साथ लेकर के, जैसे आज प्रचार करते हैं सबका साथ सबका सहयोग, ये झूठ बोल करके जाट बिरादरी सबका साथ सबका सहयोग और सबकी मदद करके 36 बिरादरी की मदद आज भी कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि वर्किंग क्लास को ये जो सरकार में जो चल रहा है सौदा, ये बहुत गलत चल रहा है और इससे देश को भला नहीं नुकसान होने का अंदेशा ज्यादा है। इसकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो आया था उसका बेस बना था, ये रंजन गोगोई जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसका बेस ये बना था कि 1 दिन पहले कांग्रेस का शासन उस समय था और धरने चल रहे थे। 40 दिन से जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। फिर 1 दिन का धरना कांग्रेस वर्सेस धरना दिया गया, कुछ चौधरियों को बुलाया गया। कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित रूप से उसको देना था, लेकिन जो 40 दिन से जो जाट बैठे हुए थे धरने पे, उस पर नहीं किया। एक बहुत ऊंची सभा करी, 8 फुट की ऊंची, और देश में भी मलिक साहब भी धरनों पर बैठे हुए थे, रेलवे ट्रैकों पर भी।
उसमें वही कहा था भी जो नौ जातियां किसानी करती हैं या तो उनका भी हटा दिया जाए, वो जर्नल में आ जाएंगे। हम मेहनत करने वाले हैं, खेत में मेहनत करते हैं, पढ़ाई में भी मेहनत करते हैं, हम जर्नल में आ जाएंगे। लेकिन जो 8 जातियां और किसानी करती हैं, जो उनको है तो हमको भी मिलना चाहिए। तो क्योंकि हमारा ग्रुप है किसानी वाला, हमको किसानी ग्रुप से अलग नहीं निकाला जाए। खैर, अब ये दे दिया, ये कैसे दे दिया? नोटिफिकेशन जो 2014 का नोटिफिकेशन था इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का, एक दिन पहले ओबीसी आयोग ने यही कहा, यही क्लू किया कि कांग्रेस ने जाटों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए ओबीसी आयोग जो गठित किया था उसकी रिपोर्ट को कैंसिल होने के उपरांत इलेक्शन में लाभ लेने के लिए, ये इसकी जजमेंट है। अब ये जो कहा है उसने यही कहा, द चैलेंज इन द प्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिट पेटिशनर इज टू ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया डेटेड 4 मार्च 2014 बाई विच 4 मार्च 2014 by which the Jat community has been included in the सेंट्रल लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। ये 9 राज्यों को दे दिया गया। उसने कहा कि भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नेगेटिव होने के उपरांत भी जो कैबिनेट ने फैसला लिया वो गलत फैसला लिया। तो वो फिर ये शेड्यूल 9 में जाके चैलेंज हो गया कि आपने ओबीसी आयोग को फॉलो नहीं किया, जबकि सरकार ओबीसी आयोग को इंस्ट्रक्शन दे सके थी। जब राज्य में आप पिछड़े हैं तो केंद्र में पिछड़े कैसे नहीं हुए? यहां पर कांग्रेस की गलती रह गई कि उन्होंने पूरा कार्य नहीं किया। ओबीसी आयोग जो गठित किया था तो वहां पे सर्वे करते जो और 8 जातियां किसानी करने वाले कैसे पिछड़े हैं, इतने सालों से वे आरक्षण ले रहे हैं, जाट भी किसानी करने वाला राज्य में पिछड़ा है तो केंद्र में कैसे अगड़े होगा? तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को डिनाई करके जाटों को दे दिया। ये उनका अधूरा कार्य था ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। लेकिन सर इसको ठीक भी तो कर सकते थे ना, मौजूदा इसको ठीक कार्रवाई करके, जैसे जो आप बोल रहे हैं उसको ठीक कर किया जा सकता। मोदी सरकार से कहना चाह रहे थे उसको ठीक किया जा अभी जंतर मंत्र भी कहा भी हमको भी एक गारंटी दे दीजिए, या तो 9 जातियां किसानी करते हैं तो 8 जातियां को सब जगह है, राज्य में भी है केंद्र में भी है, तो भाई जाट को क्यों छोड़ रखा है? मोदी जी ये भी गारंटी आप दे दीजिए। कांग्रेस ने तो अधूरा कार्य छोड़ दिया था, वो आप पे लांछन लगा रहे हैं। उन्होंने दिया पूरा ये भी तो कर सकते थे। जो आरक्षण दिया गया था, ऑर्डिनेंस जारी किया था, हाँ जी, ऐसी सरकार में बहुत सी उदाहरण हैं जबकि ऑर्डिनेंस को गवर्नमेंट ने कानून बना करके और अपनी मेजोरिटी से पास करवाया। अगर सरकार ये चाहती कि हमें जाटों को आरक्षण देना है तो वो सरकार उस आरक्षण को 15 को मोदी सरकार आ चुकी थी और वो पार्लियामेंट में रख करके और वो कानून बनाया जा सकता था। लेकिन उनके मतलब जो गलती पीछे हुई उसको सुधारा जा सकता था। इसमें मैं सहमत हूँ। मैं गुरु चलो ठीक है जी, देव इंडिया लाइव पे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपने टाइम दिया इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें सभी के लिए छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। याददाश्त भी मेरे से याददाश्त भी ना रही।